किसी शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ बूढ़ी माँ थी। वह बेचारा जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके शहर में बेचता था। उससे जो पैसे मिलते थे उनसे जैसे वैसे गुजर बसर करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि इस शहर में मेरा ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है जिससे कभी कोई दो चार बातें करके मन बहलाया जा सके या कभी कठिन समय में उससे मदद ली जाए। ये विचार उसके मन में पक्का होता गया। आखिर एक दिन साहस करके वह बादशाह के धोबी के पास गया। धोबी ने, जो कि पहले से उसका परिचित नहीं था, अनजान व्यक्ति को देखकर उससे पूछा, मियां, आप कौन हैं और किस काम से मेरे पास आए हैं? लकड़हारे ने जवाब दिया, भाई, गरीब लकड़हारा हूं, कोई यार दोस्त नहीं है, सो आपसे दोस्ती करने आया हूं। अगर मुझसे दोस्ती कर सकें तो बहुत अच्छा। धोबी ने उसकी दरिद्रता देखकर मन में सोचा, ऐसे गरीब और खाली हाथ व्यक्ति से दोस्ती करना ठीक तो नहीं लगता, पर बेचारा उम्मीद रखकर आया है तो उसे निराश करना भी ठीक नहीं है। इसलिए जवाब दिया, भाई, फिक्र मत करना, आज से तुम मेरे मित्र हो। यह सुनकर वह गरीब युवक प्रसन्न हो गया और धोबी से विदा लेकर घर लौट आया। उस दिन के बाद उस गरीब लकड़हारे ने यह नियम बना लिया कि जंगल से रोजाना 2 गट्ठर लकड़ियां लेकर आता और एक गट्ठर अपने दोस्त धोबी के घर पहुंचाता था और बाकी एक गट्ठर शहर में बेचकर अपना और बूढ़ी मां का पेट पालता था। कुछ दिनों के बाद फिर उसे विचार आया कि एक दोस्त तो बना लिया है, क्यों ना एक मित्र और बनाया जाए तो कितना अच्छा हो। इसलिए वह बादशाह के घोड़ों के सैयस के पास गया। उसने भी लकड़हारे को देखकर कहा, मियां, तुम कौन हो और किस काम से आए हो? उस युवक ने वही जवाब दिया, भाई, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं और तुमसे दोस्ती करने की इच्छा से आया हूं। सईस ने दिल में सोचा, ऐसे निर्धन से दोस्ती करना शोभा तो नहीं देता, पर यह तो इतनी उम्मीद लेकर आया है, इसीलिए इनकार करना भी ठीक नहीं लगता। सो उसने कहा, ठीक है भाई, आज से हम दोनों दोस्त हुए। यह सुनकर बहुत खुश होकर वह लकड़हारा घर लौट आया। उस दिन के बाद वह 2 के बदले 3 गट्ठर लकड़ियां लाने लगा, जिसमें से एक गट्ठर नियमानुसार पहले दोस्त धोबी को और दूसरा गट्ठर सईस को पहुंचाने के बाद तीसरा गट्ठर शहर में बेचता था। इस तरह दोस्तों को लकड़ियों के गट्ठर पहुंचाते हुए उसे काफी समय हो गया। उसके दोनों मित्रों ने गरीब लकड़हारे का ऐसा प्रेम देखा तो वे भी उसे मन से चाहने लगे। उन्होंने देखा कि वह बेचारा गरीब होने पर भी उनसे कितनी अच्छी तरह निभा रहा है। एक दिन लकड़हारे के मन में विचार आया कि लकड़ियां बेचते बेचते थक गया हूं और आराम भी पूरा नहीं है, इसलिए क्यों ना आज आराम करूं। सो घर का कामकाज करके वह निश्चिंत होकर सो गया। नींद में उसने सपना देखा कि कोई व्यक्ति उससे कह रहा है, ऐ लड़के, समंदर के किनारे जाकर सैर कर। वह एकदम जाग गया और विचार किया कि इसमें जरूर कोई रहस्य होगा, इसलिए समंदर की ओर जाने के लिए तैयार हुआ, पर समंदर काफी दूर था। इसलिए विचार आया कि क्यों न आज अपने मित्रों से मदद ली जाए। इसलिए पहले सीधा आया अपने दोस्त धोबी के पास और उससे कहा, यार, आज तो शाही पोशाक दे दो जिसे पहनकर सैर कर आऊं। धोबी ने कहा, दोस्त, मैं तुम्हें बादशाह की पोशाक जरूर दे देता, पर अगर किसी ने देख लिया तो दोनों मारे जाएंगे। लकड़हारे ने कहा, यार, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं यह पोशाक पहनकर समंदर की ओर चला जाऊंगा और सुबह होने से पहले ये कपड़े तुम्हें लौटा दूंगा, कोई नहीं देख पाएगा। धोबी अपने लकड़हारे दोस्त की बात टाल नहीं सका। चुपचाप एक बढ़िया पोशाक लाकर उसे दे दी। लकड़हारा खुश होकर वह पोशाक लेकर सीधा अपने दोस्त के पास आया। फिर उससे भी कहा कि दोस्त, आज मेरा मन समंदर की सैर करने को कर रहा है, सो अगर तुम कोई अच्छा घोड़ा दे सको तो बहुत अच्छा। सुबह सवेरे सूरज निकलने के पहले लौटा दूंगा। सईस का मन पहले तो डगमगाया, फिर दोस्त की नाराजगी को ध्यान में रखकर एक भला घोड़ा लाकर उसके हवाले किया। वह गरीब भी शाही पोशाक पहनकर घोड़े पर बैठकर समुद्र की ओर चल पड़ा। घोड़ा अच्छा था। जल्दी ही वह उसे समुद्र तट पर ले आया। वह घोड़े से उतरकर समुद्र किनारे घूमने लगा। सैर करते करते अचानक दूर पड़ी कोई चीज उसे नजर आई। वह आगे बढ़ा और उसने देखा कि वहां एक बड़ा और पका हुआ बढ़िया अनार पड़ा है। उसने अनार उठाकर अपने पास रख लिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि समुद्र के किनारे एक जहाज खड़ा हुआ है। वह युवक एकदम जहाज पर चढ़ गया
और कप्तान से मिलकर उससे पूछा कि यह जहाज किसका है। कप्तान ने उसे शाही कपड़ों में देखा तो सोचा कि शायद यही इस मुल्क का बादशाह है, इसलिए बहुत ही आदर के साथ नमस्कार करके उसने उत्तर दिया, महाशय, यह जहाज चीन विलायत की रानी का है और इसमें जो माल लदा हुआ है वह हमारी रानी के आदेश से साथ के राजा की ओर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर उस युवक ने तत्काल वह मिला हुआ अनार निकालकर कप्तान को दिया और कहा, अच्छा, मेरा सलाम, और यह अनार मेरी ओर से साथ के राजा को उपहार के रूप में दे देना। फिर कप्तान से जहाज के लौटने के बारे में पूछा तो उसने बताया, यह जहाज 15 दिन बाद यहां लौट आएगा। यह सारी पूछताछ करने के बाद वह लकड़हारा तत्काल अपने घोड़े पर सवार होकर पलक झपकते ही शहर लौट आया और कपड़े धोबी को और घोड़ा सैयस को लौटा दिया। फिर अपने रोज के नियम के अनुसार लकड़ियां इकट्ठी करने की मेहनत करने लगा। कप्तान जहाज लेकर साथ के राजा के देश में आया और रानी के आदेशानुसार माल बेचने लगा। थोड़े ही दिनों में माल बिक गया। उसके बाद कप्तान लकड़हारे युवक से मिले अनार को लेकर राजा के पास हाजिर हुआ और सारी हकीकत बयान करके वह अनार पेश किया। राजा ने मन ही मन सोचा कि ऐसे अनार तो मेरे बाग में भी हैं, फिर किसी बादशाह का ऐसा अनार मुझे तोहफे के रूप में भेजने से लगता है इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा होगा। खैर, अनार को जब काटा तो उसमें से दानों के बदले हीरे मोती निकल आए। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अनार में से हीरे मोती कैसे निकले। आखिर विचार किया कि इसे भेजने वाला तो कोई बहुत ही काबिल जान पड़ता है, इसलिए क्यों ना ऐसे बादशाह से दोस्ती बढ़ाई जाए और उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप कोई भेंट भेजी जाए। इसलिए उसने सोने का एक बढ़िया इक्कन वाला पात्र मंगवाया जिसमें अच्छे अच्छे हीर जवाहरात भरकर अच्छी तरह से बंद करके कप्तान को दे दिया और उसे समझाया कि यह उपहार उस बादशाह को पहुंचा देना जिसने तुम्हें यह अनार दिया है। कप्तान वह बर्तन लेकर जहाज में दूसरा माल भरकर रवाना हुआ और पूरे 15 दिनों के बाद आकर वापस उसी शहर में पहुंचकर लंगर डाला। हमेशा की तरह वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां चुनकर एक गट्टर धोबी को और एक सैयस को देता रहा और एक गट्टर बेचकर गुजर बसर करता रहा। पूरे 15 दिनों के बाद वह फिर से धोबी और सैयस के पास गया और उनको कहा, मित्रों, आज फिर से कृपा करो तो मैं समंदर की सैर कराऊं। उन्होंने एकदम जाति कपड़े और घोड़ा दे दिया, जिसे पहनकर घोड़े पर बैठकर वह समुद्र की ओर रवाना हो गया। लकड़हारा समुद्र के किनारे जहाज खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और कप्तान से आकर मिला, जो उसी का इंतजार कर रहा था। उसने बड़े सम्मान के साथ नमस्ते कर साउथ के राजा द्वारा उसके लिए दिया गया बर्तन लकड़हारे को लाकर दिया। इस पर उसने कप्तान से कहा, यह बर्तन वे चीन की रानी के पास मेरी ओर से उपहार के तौर पर पहुंचा दें। कप्तान वहां से जहाज लेकर जब चीन पहुंचा, ती लकड़हारे से मिले उपहार को ले जाकर उसने रानी के सामने रखा। रानी उसे देखकर हैरान रह गई। यह तो जरूर कोई बहुत बड़ा बादशाह लगता है जिसने उतने कीमती जवाहरात उपहार के रूप में भेजे हैं। सो विचार किया कि उसके इस तोहफ के बदले में कुछ भेजना चाहिए ताकि भेंट का बोझ न रहे। आखिरकार उसने कप्तान से कहा, जब लौटकर तुम उसी देश में जाओ तो मेरी ओर से एक जहाज अपने जहाज के साथ ले जाना और उसे मेरी ओर से उस बादशाह को दे देना। कप्तान तत्काल जहाज को माल से भरवा कर रानी से मिला। दूसरा जहाज भी लेकर चल पड़ा। पूरे 15वें दिन फिर उसी जगह पर आ पहुंचा और बादशाह की प्रतीक्षा करने लगा। लकड़हारा तो पहले से ही दिन गिन रहा था, सो उस दिन फिर से दोस्तों से लिए गए कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर समुद्र के किनारे आ पहुंचा और कप्तान से मिलकर रानी के द्वारा भेजा गया जहाज ले लिया। फिर उस कप्तान को यही जहाज लौटाते हुए कहा, यह तोहफा मेरी ओर से फिर साथ के बादशाह को दे देना। इस प्रकार उसे कहकर लौट आया। दूसरे दिन कप्तान ने जहाज आगे बढ़ाए और कुछ ही दिनों की यात्रा के बाद साजत के बादशाह के पास पहुंचकर लकड़हारे से मिला हुआ जहाज राजा की सेवा में लाकर रखा। साउथ के राजा ने मन में सोचा, भाई यह बादशाह तो बोध कर बोझ बढ़ाता जा, सहजत काय कैसे इसका एहसान उतारूं। इसलिए क्या किया कि अपने राज्य में से एक ती अत्यंत सुंदर सजीले लड़के बुलवाकर उन्हें अच्छी पोशाकें पहनाकर कप्तान को सौंपा और कहा, अब इस बादशाह को मेरी ओर से यह सौगात जाकर दे देना।
कप्तान ने फिर से अपना जहाज माल से भरवाया और लड़कों को साथ लेकर रवाना हुआ और 15वें दिन लकड़हारे के देश जा पहुंचा। यह जवान तो तैयार ही बैठा था, पहले से भी ज्यादा सुंदर पोशाक पहनकर बढ़िया घोड़े पर सवार होकर आ पहुंचा। कप्तान ने बादशाह को सलाम के साथ उसके द्वारा भेजे गए लड़के उसे सौंप दिए। ये उपहार देखकर उस गरीब ने मन में सोचा, न मेरे पास रहने की जगह है, न ही इतने पैसे कि इतने लड़कों को खिला सकें। मैं अपना पेट पालने के लिए परेशान हूं, इसलिए क्यों न इन्हें कहीं और भेज दूं। सो उसने वे लड़के चीन की रानी को भेंट स्वरूप देने के लिए कप्तान को दे दिए और शहर की ओर लौट आया। दूसरे दिन कप्तान जहाज लेकर चीन की ओर चल पड़ा और भेंट के रूप में मिले वे 100 सजीले लड़के चीन की रानी को ले जाकर सौंप दिए। यह तोहफा पाकर रानी ने मन में विचार किया कि जिस बादशाह ने इतने सुंदर लड़के सौगात के रूप में भेजे हैं, वह जरूर कोई जबरदस्त बादशाह होगा। क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं। यह विचार करके कप्तान को ढेर सारे इनाम दिए और कहा, किसी भी तरह से इस बादशाह को मुझसे शादी करने के लिए मना लो। कप्तान बेचारा हुक्म का गुलाम, सो एकदम रवाना हुआ। 15वें दिन उसी जगह पर आ पहुंचा जहां लकड़हारा उससे मिलने आया करता था। संयोग से लकड़हारा भी जहाज लौटने के इंतजार में तैयार खड़ा था। कप्तान ने उसे सारी बात बताकर रानी से ब्याह करने का संदेश दिया। लकड़हारा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आव देखा न ताव उसी समय जहाज पर सवार होकर चीन की ओर चल पड़ा। थोड़े ही दिनों में आकर वहां पहुंचा। रानी को सूचना मिली कि बादशाह आ गया है। रानी ने उसके रहने खाने का शाही इंतजाम करके अपने पिता को खबर भेजी कि मैंने अपना पति ढूंढ लिया है, अब आप आकर अपने हाथों से मेरा विवाह कीजिए। बादशाह ने गरीब लकड़हारे को बुलवा कर देखा, वह उसे बहुत अच्छा लगा। एकदम शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल ताशे बजने लगे। दूसरे दिन खूब धूमधाम से उनका ब्याह हुआ। वे दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से रहने लगे। दिन बीतते देर नहीं लगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया। विचार किया कि गरीब धोबी से पोशाक ली थी और सैयद से घोड़ा लिया था। पता नहीं उन दोनों का क्या हाल हुआ होगा, जिंदा भी हैं या बादशाह ने मरवा दिया होगा। उनका पता जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा बूढ़ी मां का भी पता नहीं क्या हाल होगा। फिर रानी से शिकार का बहाना बनाकर अनुमति ली और अपने शहर में आ पहुंचा। अपने दोस्तों धोबी और सईस को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह बेचारी भूख और गरीबी की मारी दूसरों के घरों में काम करके अपना पेट पाल रही थी। मां की यह दुर्दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर चीन से जो धन लाया था उससे एक महल बनवाकर मां को वहां ले आया और कुछ नौकरानियां उसकी सेवा के लिए रख दी। फिर बैठकर विचार किया कि कल को अगर चीन की रानी को मेरी असलियत पता चली तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जो यहां की बादशाहत मिल जाए। सो एक रात शरीर पर मुल्तानी मिट्टी मलकर मिट्टी में लोटपोट होकर भूत जैसा बनकर किसी तरह बादशाह के महल में जा पहुंचा। बादशाह को नींद में देखकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। बादशाह चौंक कर जाग गया और साहस करके देखा तो पाया कि कोई डरावनी सी आफत उसके ऊपर बैठी है। डर के मारे वह कांपने लगा। आखिरकार उससे पूछा, तुम कौन हो? लकड़हारे ने डरावनी शक्ल बनाकर कहा, मैं काल देवता हूं और अभी तुम्हारी जान लेने आया हूं। बादशाह बेचारा डर गया और कहा, भाई ऐसा मत करो, कुछ दिनों की मोहल्लत दो, कितने ही काम बाकी हैं जो इस जहान में पूरे करने हैं। लकड़हारे ने कहा, मोहल्लत कैसे दे दूं? आज मरने की बारी तुम्हारी है, सो मरने को तैयार हो जाओ। बादशाह ने बहुत विनती की। तब उसने कहा, एक शर्त पर कुछ दिनों की मोहलत दूंगा कि अगर सुबह होते ही तुम अपनी बेटी की शादी फला नाम वाले लकड़हारे से कर दो तो ठीक, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बादशाह ने यह शर्त कबूल कर ली और सुबह होते ही शहजादी की शादी उसी गरीब लकड़हारे से कर दी। लकड़हारा कुछ दिन वहां रुककर किसी बहाने से बादशाह से अनुमति लेकर चीन देश की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर रानी को बताया कि मैंने दूसरी शादी भी की है, अब मेरी मर्जी है कि तुम्हें अपने साथ लेकर अपने देश लौट जाऊं और बाकी जिंदगी वहीं बिताऊं। रानी ने यह बात मान ली और तैयार होकर जहाज में माल असबाब भरकर दोनों अपने देश आ पहुंचे। थोड़े दिनों के बाद लकड़हारे को दोनों देशों की बागडोर मिल गई। बस
फिर तो उसकी ऐसी किस्मत चमकी कि लकड़हारे से बदलकर वह बड़ा बादशाह बन गया